गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सेकंड पेपर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फूरियर सीरीज सेकंड। पिछली क्लास में हमने फूरियर सीरीज पढ़ा था कि फूरियर सीरीज क्या है, किस तरह से किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज हम और किस तरह से फूरियर कोफिशिएंट्स a0, an और bn की वैल्यू निकाली जाती है, आज हम इसी टॉपिक में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फूरियर थ्योरम। सबसे पहली एप्लीकेशन हम ले रहे हैं वर्गाकार तरंग या स्क्वायर वेव। हमने डायग्रामेटिकली एक स्क्वायर वेव को रिप्रेजेंट कर रखा है। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2/2 तक उसका एम्पलीट्यूड c है, उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड -c हो जाता है। तो t इज इक्वल टू t/2 से t इज इक्वल टू t तक उसका एम्पलीट्यूड -c रहता है, उसके बाद अगेन उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। तो सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नोड हुज वेव फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर वेव ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ तक हो गया। तो वेव लेंथ ऑफ स्क्वायर वेव इज ओ एफ। यहाँ से ओ से लेके एफ तक जो स्क्वायर वेव से हमने रिप्रेजेंट किया है उसकी वेव लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है। दिस कर्व इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो कर्व हमें स्क्वायर वेव का मिला है इसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू सी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू कैपिटल T/2, जहाँ पर कि कैपिटल T उसका टाइम पीरियड है, और y इज इक्वल टू -c बिटवीन t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू T/2 एंड t इज इक्वल टू t। t इज इक्वल टू T/2 से t इज इक्वल टू t के बीच में y को हम -c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू T/2 तक हम y को c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज द फूरियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस वेव फॉर्म इज, मान लेते हैं कि इस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाली फूरियर इक्वेशन कुछ इस तरह की है। y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 cos ओमेगा t, a2 cos 2 ओमेगा t अप टू an cos n ओमेगा t प्लस b1 sin ओमेगा t प्लस b2 sin 2 ओमेगा t अप टू bn sin n ओमेगा t, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। जो हमने फूरियर सीरीज वेव फॉर्म को जिस फूरियर सीरीज से रिप्रेजेंट किया है उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t। अब फूरियर सीरीज निकालने के लिए हमारे को करना होता है a0 की वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना, फूरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालना, जो कि होते हैं a0, an और bn। तो सबसे पहले हमको निकालना है a0 का मान। तो पहले हमने लिया है a0 का मान ज्ञात करना। a0 का मान हम पिछले क्लास में निकाल चुके हैं। a0 दिया जाता है 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t y dt से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/t। चूंकि 0 से t के बीच में y की वैल्यू अलग अलग है तो हम लिमिट को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T/2 और इंटीग्रेशन फ्रॉम T/2 टू t। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से T/2 y dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम T/2 टू t y dt। ये हमारे पास आया 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T/2। 0 से T/2 के लिमिट के बीच में y की वैल्यू c है, तो ये हमारे पास आ गया c dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम T/2 टू t, और इस लिमिट रेंज में इसकी वैल्यू -c है, तो ये हमारे पास आ गया -c dt। दोनों में c कांस्टेंट सेम है, उसको हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया c/t और लिमिट बची 0 से T/2 और dt, और फिर दूसरा हमारे पास बचा T/2 टू t और -dt। तो हमने जब इंटीग्रेट किया तो हमें मिला c/t इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t और लिमिट है 0 से T/2। सेम तरीके से हमने माइनस तो कॉमन आ गया, माइनस तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास माइनस हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम T/2 टू t और dt। तो ये हमारे पास अगेन आ गया t और लिमिट आ गई T/2 टू t। तो ये आ गया c/t। लिमिट से जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा T/2
-0 -t एंड प्लस t/2। एक तो हमारे पास है प्लस का t/2, लास्ट में भी हमारे पास है प्लस का t/2, दोनों ऐड होके हो जाएंगे t और -t, तो ये हमारे पास आ गया 0। तो स्क्वायर वेव के लिए कांस्टेंट a0 की वैल्यू हमें मिली 0। सेकेंड होता है कांस्टेंट ए एन का मान ज्ञात करना। ए एन का फॉर्मूला भी हमें पता है, ए एन इज इक्वल टू होता है 2/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t y cos n ओमेगा t एंड dt। तो ये हमारे पास आ गया 2/t। अगेन सेम कंडीशन है, 0 से t के बीच में y की वैल्यू अलग अलग है, तो हमने इसको दो लिमिट्स में ब्रेक कर दिया, 0 से t/2 और आगे हमारे पास 0 से t/2 की रेंज में y की वैल्यू है c, तो c cos n ओमेगा t dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम t/2 to t, इस रेंज में इसकी वैल्यू है -c cos n ओमेगा t एंड dt। तो दोनों तरफ कांस्टेंट c है, उसको हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 2c/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2 cos n ओमेगा t dt माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम t/2 to t cos n ओमेगा t एंड dt। अब 2c/t तो हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर है ही, इंटीग्रेशन ऑफ cos n ओमेगा t हमें मिलता है sin n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा और लिमिट है 0 से t/2 माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos n ओमेगा t dt हमें मिलेगा sin n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा और लिमिट है t/2 to t। अब हम n ओमेगा दोनों के डिनोमिनेटर में है, उसको भी हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 2c/n ओमेगा t। अब हम लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे sin n ओमेगा, अपर लिमिट है हमारे पास t की जगह हमारे पास आ जाएगा कैपिटल T/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो sin n ओमेगा इंटू 0, तो आ गया हमारे पास sin 0 माइनस सेकेंड जो इंटीग्रेशन है उसमें sin n ओमेगा अपर लिमिट है हमारे पास t प्लस माइनस और माइनस दो माइनस प्लस हो जाएंगे sin n ओमेगा और लोअर लिमिट है हमारे पास t/2। जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो हमारे पास इस पूरी जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, तो हमारे पास कांस्टेंट ए एन की वैल्यू भी आ गई 0। अब हमारा सेकंड टास्क है कांस्टेंट बी एन की वैल्यू निकालना। तो बी एन का फॉर्मूला होता है 2/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t y sin n ओमेगा t dt। सेम 0 से t के बीच में y की वैल्यू अलग है, 0 से t/2 में अलग है और t/2 to t में अलग है, तो इस इंटीग्रेशन को हमने दो भागों में ब्रेक कर दिया। 2/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2 c sin n ओमेगा t dt प्लस t/2 to t और t/2 to t के बीच में y की वैल्यू -c है, तो -c sin n ओमेगा t एंड dt। ये हमारे पास आ गया 2c/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2 sin n ओमेगा t dt माइनस t/2 to t sin n ओमेगा t एंड dt। अगेन 2c/t इंटीग्रेशन ऑफ sin n ओमेगा t हमें मिलेगा माइनस cos n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन ऑफ sin n ओमेगा t हमें मिलेगा माइनस cos n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, लेकिन सेकेंड इंटीग्रेशन में लिमिट है t/2 to t। दोनों के डिनोमिनेटर में n ओमेगा है, हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेंगे, तो 2c/n ओमेगा t। अब हमें लिमिट से सब्सटीट्यूट करनी है, माइनस क्या cos n ओमेगा स्मॉल t की जगह अपर लिमिट है t/2, तो वो रख दी हमने, प्लस दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा cos n ओमेगा और लोअर लिमिट 0 है, तो हमने 0 रख दिया, माइनस माइनस मिलके हमारे पास प्लस हो गया cos n ओमेगा, अपर लिमिट t है तो स्मॉल t की जगह हमने कैपिटल T रखा, माइनस cos n ओमेगा एंड t/2। तो हमारे पास 2c/n ओमेगा, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास t है उसकी वैल्यू हमने रख दी 2π/ओमेगा, तो माइनस cos स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा हमें माइनस cos n ओमेगा अपॉन t, t इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा प्लस cos 0, फिर अगले टर्म में हमें मिलेगा cos n ओमेगा और कैपिटल T की वैल्यू हमने रख दी 2π/ओमेगा माइनस cos n ओमेगा अपॉन t और कैपिटल T की वैल्यू हमने रख दी 2π/ओमेगा। तो जो जो टर्म कैंसिल होगी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में हमें मिला माइनस cos nπ प्लस cos 0 प्लस cos 2nπ माइनस cos nπ। अब cos की वैल्यू n के इवन और ऑड होने पर अलग अलग होती है,
तो पहला केस हम ले रहे हैं जब n इवन है। तो जब n इवन होगा तो हमारे पास मिलेगा 0 और जब n ऑड होगा तो हमें मिलेगा 4। तो चूंकि a0 0 है, an 0 है, तो जब हम a0 और an की वैल्यू 0 रख देंगे और bn भी 0 होगा, जब n इवन होगा तो हमें सीरीज मिलेगी 4c अपॉन पाई साइन ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 1/5 साइन 5 ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार दिए गए फलन को सरल आवर्ती अवयवों के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए हमें मिला साइन ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, साइन 5 ओमेगा टी, तो ये सरल आवर्ती अवयव है। इनके योग के रूप में हम दिए गए फलन को लिख सकते हैं जिसकी आवृत्तियां 1, 3, 5 की निष्पत्तियों में और जिनके आयाम 1/1, 1/3, 1/5 की निष्पत्तियों में है। तो a0 0 आ गया, an 0 आ गया, bn 0 आ गया। जब n इवन है तो हमारे पास जो दिया हुआ फलन है वो सरल आवर्ती फलनों के योग के रूप में आ गया, जिसकी आवृत्ति 1:3:5 के रेशो में है और जिनके आयाम 1/3, 1/5 के रेशो में है।